हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। लीजिए, फिर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गया हूं, जहां पर आप क्लास 12 के केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? ये वो टॉपिक है जो इस चैप्टर में सबसे बड़ा वेटेज कैरी करता है, यानी कि ये वो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उठा के देख लीजिए, आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। तो तैयार हो जाइए, यह टॉपिक नीट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो आखिर अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को आणविकता का एक वीडियो बना के आपका रिवीजन करवाया था, और मैंने बताया था आणविकता भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर आणविकता के जस्ट बाद यह टॉपिक आता है, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि ये होता क्या है? आणविकता क्या होता था? जब मैंने आप लोगों को आणविकता पढ़ाया था, जरा बताओ आणविकता क्या होता था? कोई भी अभिक्रिया जब आपके सामने आता है तो हम ये देखते हैं कि उस अभिक्रिया में कितने सारे अणु भाग ले रहे हैं। तो बेटा, किसी भी अभिक्रिया में कितने सारे अणु भाग लेंगे, इसको आणविकता कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में कितने सारे अणु भाग लेंगे, इसको आणविकता कहते हैं। लेकिन कोई भी अभिक्रिया का जो दर होता है, जो स्पीड होता है, वो कितने सारे अणुओं पर निर्भर करेगा। जब हम ये पता लगाते हैं तब हम कहते हैं हम क्या पता लगा रहे हैं बेटा? अभिक्रिया की कोटि पता लगा रहे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जरा गौर सुनेगा। जब भी आपके सामने कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो वो रिएक्शन धीमा हो रहा होता है कि तेज गति से हो रहा होता है, हम ये पता लगाने वाले हैं। तो कोई भी अभिक्रिया अगर धीमा होता है या तेज गति से होता है तो किसके कारण होता है? किस अभिकारक के कारण होता है? किस अभिकारक के सांद्रता के कारण होता है? तो आप लोगों को यह बात पता ही होगा कि जब हम अभिकारक का सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर तेज हो जाता है। आपको पता है ना बेटा, जब हम किसी अभिकारक का सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर तेज हो जाता है। तो आज हमको यह पता लगाना है कि अभिक्रिया का दर तेज किन किन अभिकारकों के सांद्रता को बढ़ाने से हो रहा है। अभिक्रिया का दर तेज किन किन अभिकारकों के सांद्रता को बढ़ाने से हो रहा है। अगर एक अभिकारक का सांद्रता बढ़ा और अभिक्रिया का दर बढ़ गया तो हम कहेंगे यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अगर दो अभिकारकों के सांद्रता को बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ा तो हम कहेंगे वो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। और अगर 3 अभिकारकों के सांद्रता को बढ़ाएंगे और अभिक्रिया का दर बढ़ जाए तो उसे तृतीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा, अभिक्रिया की कोटि हमें यह बताता है कि अभिक्रिया का दर कितने कितने अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर करेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं बेटा, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जरा गौर से देखिएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक अभिक्रिया आपके सामने लिख दिया बेटा। मैंने एक अभिक्रिया लिख दिया, ये देखो, मैंने एक अभिक्रिया लिख दिया जिसमें PCl5 टूट करके PCl3 और Cl2 बन रहा है। अब मैंने क्या देखा कि PCl5 का जब मैंने सांद्रता बढ़ाया तो अभिक्रिया का दर बढ़ने लगा, और जब मैंने PCl5 का सांद्रता कम किया तो अभिक्रिया का दर कम होने लगा। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि अभिक्रिया का दर PCl5 पे निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया का दर PCl5 के सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो बेटा, जब भी अभिक्रिया का दर किसी एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करे,
जब भी अभिक्रिया का दर किसी एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करे तो हम उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं जब भी अभिक्रिया का दर किसी एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करे तो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अब मान लो कि मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया। H2 को जब मैंने I2 से क्रिया करवाया तो बेटा यहां पर 2HI बना, यहां पर 2HI बना। तो इस बार मैंने क्या देखा कि अगर मैं H2 का सांद्रता बढ़ाता हूं तो अभिक्रिया का दर बढ़ने लगा, और जब मैं I2 का सांद्रता बढ़ाता हूं तो भी अभिक्रिया का दर बढ़ने लगा। तो इस बार आपने क्या देखा, अभिक्रिया का दर दो दो अणुओं के सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इस बार आपने क्या देखा बेटा, अभिक्रिया का जो दर है वो दो दो अणुओं के सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, H2 के ऊपर और I2 के ऊपर। तो बेटा जब अभिक्रिया का दर दो दो अणुओं के सांद्रता पर निर्भर करे तो इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं बेटा। इसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। जब भी अभिक्रिया का दर दो अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर करे तो इसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। इस एग्जांपल में मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा। ये देखो, 2SO2 को जब O2 से रिएक्शन करवाया गया तो ये 2SO3 बना। इस बार SO2 दो बार है और O2 एक बार है। तो जब अभिक्रिया का दर तीन अणुओं के सांद्रता पर निर्भर करे, जब अभिक्रिया का दर तीन अणुओं के सांद्रता पर निर्भर करे तो ऐसे अभिक्रियाओं को तृतीय कोटि अभिक्रिया बोलते हैं या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, इसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे जब अभिक्रिया का दर तीन तीन अणुओं के सांद्रता पर निर्भर करे, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, तृतीय कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। अब आप इन तीनों एग्जाम्पल को देखने के बाद सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा सरल है, अरे भाई जितने अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ऐसा लग रहा है अभिक्रिया की कोटि उतनी ही होती होगी। अभी शुरू में आपको क्या लग रहा होगा कि जितने अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उतनी ही अभिक्रिया की कोटि होती होगी, ऐसा हमको लग रहा है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जरा ये एग्जाम्पल देखिए। जानते हैं एमोनिया, ध्यान सुनो बेटा, अब जो बताने जा रहा हूं, एमोनिया जो होता है जब इसे आप गर्म करते हो तो एमोनिया टूट के N2 और H2 बन जाता है। एमोनिया टूट के N2 और H2 बन जाता है। अब आपको क्या लगता है इस अभिक्रिया का कोटि कितना होगा? क्या लगता है अभिक्रिया का कोटि कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर यहां सामने में 2 लिखा है, तो उस हिसाब से अभिक्रिया का कोटि कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उस हिसाब से अभिक्रिया का कोटि कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन जानते हैं यहां पर एक्चुअली में होता क्या है? परीक्षण से यह पता चला कि जब एमोनिया का सांद्रता बढ़ाया गया तो अभिक्रिया का दर नहीं बढ़ा, और जब एमोनिया का सांद्रता कम किया गया तो अभिक्रिया का दर कम नहीं हुआ। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अभिक्रिया का दर एमोनिया पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अब यहां पर पावर में हमको मजबूरन 0 लिखना पड़ता है। तो जब अभिक्रिया का दर किसी अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ना करे तो ऐसे अभिक्रिया को शून्य कोटि अभिक्रिया बोलते हैं बेटा, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो जब भी किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ना करे तो फिर इसको शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। सॉरी। अब आप सोचेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने का तरीका सिखाया जाएगा। जिन लोगों ने ये चैप्टर मेरे से पहले से पढ़ा है या YouTube में मेरा पूरा इस चैप्टर का वीडियो है, तो वहां मैंने सिखाया है बेटा कि कैसे पता चलता है कि अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। आप उसके लिए मेरा फुल लेंथ वीडियो देख सकते हैं। पर इस वीडियो में बस मैं अभिक्रिया की कोटि क्या क्या होता है ये मुझे आपको बताना था। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो अभिक्रिया की कोटि से हमें यह पता चलता है, अभिक्रिया की कोटि से हमें यह पता चलता है कि अभिक्रिया का दर कितने सारे अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। और नीट एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मेरा फुल लेंथ वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिए ताकि आपसे न्यूमेरिकल भी अच्छे से बन जाए। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलता हूं बेटा अगले टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।